किसी भी एग्जाम को अच्छे से समझने के लिए, अपने माइंड में उतारने के लिए सबसे बेटर तरीका है कि आप उस जीएस में आप खेल गए, समझ लीजिए कि आप काफी अच्छे स्कोर के साथ एग्जाम को क्रैक कर जाओगे और अब भी देखे जा रहे हो तो फिर फ्रेंड्स आपका कुछ नहीं होने वाला। ये रियलिटी, आपको बुरा लग रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सोनू अहलावत और जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल पर देख ही लिया होगा, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को 95 प्लस स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो। अब सुनने में आपको बड़ी हंसी आ रही होगी कि 95 प्लस स्कोर इम्पॉसिबल, लेकिन फ्रेंड्स हंसने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप 1.5-2 साल से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 95 प्लस लेकर नहीं आओगे तो फिर क्या लेकर आओगे। तो फ्रेंड जो आपके अंदर ये लो कॉन्फिडेंस है, डिमोटिवेशन है और परफॉर्मेंस प्रेशर है कि यार पता नहीं एग्जाम किस लेवल का आएगा, एग्जाम को मैं क्रैक कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हूं। तो ये जो सभी चीजें हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपसे एकदम दूर होने वाली हैं और आप एकदम फ्री माइंड, फुल कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ इस बार तो एग्जाम को 95 प्लस स्कोर के साथ ही क्रैक करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेंगी आपके एग्जाम को क्रैक कराने में। जो भी बंदा इन टिप्स को अप्लाई कर गया, एग्जाम से पहले प्रॉपर फॉलो कर गया, तो समझ लीजिए आप एग्जाम के साथ खेल गए बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं, जो लोग अपने माइंड में एक गलत परसेप्शन लेके बैठे हुए हैं कि यार पता नहीं आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कितना टफ आएगा, मैं एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं एग्जाम में 80 प्लस मार्क्स भी स्कोर कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये चीजें माइंड से निकाल दीजिए। एग्जाम एकदम मॉडरेट लेवल का रहने वाला है, बिल्कुल भी टफ नहीं रहेगा। अगर आपने इन 1.5-2 साल में एवरेज तरीके से प्रिपरेशन किया है तो एग्जाम के साथ आप बहुत ही आसानी से खेल जाओगे और काफी अच्छे स्कोर कर लोगे। ये सीबीटी 1 है, इतना टफ नहीं है, बहुत ही ईजी आपके लिए रहने वाला है। तो डरिए मत, एकदम बेफिक्र रहिए और एग्जाम को आप ऐसे क्रैक करोगे, ये मेरी गारंटी है। बस थोड़े से फोकस की, कंसंट्रेशन की और थोड़े लॉजिक और स्ट्रेटजी की जरूरत है। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं टिप नंबर फर्स्ट की, जो कि है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के बारे में आपने सुना होगा क्या होता है और आपको इसके बेनिफिट भी डेफिनेटली पता होगा, मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में डिस्कस किया होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको लगभग 1.5-2 साल हो गए एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए। अब आप जहां पर भी हैं, जो भी आपने प्रिपरेशन की वहीं पर रोक दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए। अब आपका काम है यहां से मॉक पेपर के ऊपर काम करना। जितना हो सके एक दिन में ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सोल्व करिए आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। अगर आप ये बोलो कि भैया अभी तक तो मेरा वो टॉपिक ही कवर नहीं हुआ, मैथमेटिक्स में मेरे ये टॉपिक रहे हुए हैं, या फिर मैंने अभी तक करंट अफेयर कवर नहीं किया, अब आप ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि आपके पास 1.5 से 2 साल तक इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए जितना आपने करना था कर लिया, जो उखाड़ना था उखाड़ लिया। अब फ्रेंड्स, सीधा लॉजिक के ऊपर बढ़ना है, थोड़ी स्ट्रेटजी लगानी है। तो यही स्ट्रेटजी है, आपको मॉक पेपर के ऊपर काम करना है। एक दिन में कम से कम 3-4 मॉक पेपर सोल्व करिए। 1.5 घंटा आपको क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, तो 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे में सोल्व करने की कोशिश करिए। खुद को चेक करिए कि मेरा लेवल क्या है, मेरा स्टेटस क्या है, मेरे अंदर अभी तक क्या क्या कमी बची हुई है, ताकि मैं उसे एग्जाम में बैठने से पहले ठीक कर सकूं। फ्रेंड्स, अभी किसी भी स्टेशनरी स्टोर पर जाइए और कुछ 3-4 मॉक पेपर परचेज करके ले आइए। कम से कम एक प्रैक्टिस सेट में 15 से 20 मॉक टेस्ट होने ही चाहिए। बात कर रहा हूं मैं ऑफलाइन की, ऑनलाइन एकदम बकवास होते हैं। स्टेशनरी स्टोर पर ऑफलाइन का मतलब जैसे कि कोई बड़ा पब्लिकेशन लेकर चलिए, जैसे कि अरिहंत पब्लिकेशन का, इस टाइप का, इसे ऑफलाइन बोलते हैं, ताकि आप अपने सामने बैठ के इसे सोल्व कर सको। दिशा पब्लिकेशन बेटर होता है, या फिर अरविंद पब्लिकेशन, या फिर आप कोई भी पब्लिकेशन जो कि बेटर हो, लेकिन ऑफलाइन। ठीक है, डेली कम से कम 3-4 मॉक टेस्ट के ऊपर काम करिए। मॉक पेपर के ऊपर काम करने से बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट नंबर 1, परफॉर्मेंस प्रेशर। जो एग्जाम के टाइम पे और उससे पहले आपके माइंड पे एक अजीब सा परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है कि यार पता नहीं एग्जाम में क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप यूज्ड टू हो जाएंगे, आपके माइंड पे वो परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं रहेगा, आपका माइंड एकदम फ्री हो जाएगा। इस चीज की आपको आदत पड़ जाएगी अभी से ही। सेकंड बेनिफिट, क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, यानी कि 100 क्वेश्चंस को 90 मिनट के अंदर सोल्व करना। क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने की स्पीड टाइम के साथ बैलेंस करते हुए चलना। काफी सारे लोग नहीं कर पाते, इसी वजह से एग्जाम में डिस्क्वालीफाई होना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये बिगेस्ट पॉइंट है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और जब आप टाइम को बैलेंस नहीं कर पाते क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने की स्पीड के साथ, तो आपके माइंड में इरिटेशन होने लग जाती है, फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है, जो आपसे आता है वो भी आप भूलने लग जाते हो। और इसी वजह से माइंड के ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है उस रियल टाइम में जब आप क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे होते हैं। तो ये आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप फटाक से 100 क्वेश्चन सोल्व करने की आपको आदत पड़ जाएगी 90 मिनट के अंदर, यानी कि बल्कि कम ही टाइम के अंदर आप सोल्व कर लोगे अगर आप अभी से मॉक टेस्ट के ऊपर काम करना शुरू करो। थर्ड बेनिफिट, नेगेटिव मार्किंग।
मार्किंग, काफी सारे लोग एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग की वजह से ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और अगर आप अभी से मॉक टेस्ट के ऊपर काम कर रहे हो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए, तो फ्रेंड्स ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी चुटकियों में सोल्व हो जाएगी। और फोर्थ बेनिफिट तो आप जानते हैं, क्योर योर वीकनेस, ठीक है, सोल्व योर वीकनेस। जब आप मॉक टेस्ट के ऊपर काम करोगे तो आपको अपनी वीकनेस पता चलती जाएगी कि जनरल अवेयरनेस में मैं यहां पर वीक हूं, मैथमेटिक्स के अंदर मैं यहां पर वीक हूं, इस टॉपिक के ऊपर वीक हूं, इस सेक्शन के अंदर वीक हूं। आपको अपनी कमियां पता चलती जाएगी, मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पा रहा हूं। तो मॉक पेपर के ऊपर काम करते रहिए और जो कमियां आपको अपने अंदर दिखाई देती है उनको सोल्व करिए, उनके ऊपर काम करिए। अभी टाइम है फ्रेंड्स, ये लास्ट टाइम बचा हुआ है, अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैक्सिमम 30 डेज आपके पास है। दिसंबर या फिर जनवरी में आपका एग्जाम 100% स्टार्ट हो जाएगा। तो अब टाइम नहीं है कि आप थ्योरेटिकल या फिर आप लाइव क्लासेस ले रहे हो, वो टाइम अब नहीं बचा है फ्रेंड्स, अब तो टाइम एक्शन का है। ठीक है, अब आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आपने मॉक टेस्ट के ऊपर काम नहीं किया तो आप डेफिनेटली एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक नहीं कर पाओगे। सेकंड टिप है वर्क ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स आप सभी लोग को पता है 2016 में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम काफी सारी शिफ्ट के अंदर हुआ था, और ये भी आप जानते हैं किसी भी एग्जाम को अच्छे से समझने के लिए, अपने माइंड में उतारने के लिए सबसे बेटर तरीका है कि आप उसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स को सोल्व करो, अच्छे से एनालाइज करो। तो फ्रेंड्स अब आपको यही काम करना है, जितना भी टाइम आपके पास बचा है उसको वेस्ट ना करके 2016 के सभी एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने लग जाइए, अच्छे से एनालाइज करने लग जाइए। इससे फायदा यह होगा कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, आपका माइंड चारों तरफ काम करने लग जाएगा, आपके माइंड के ऑलरेडी सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एग्जाम किस बेसिस का आता है, मोस्टली किस बेसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक को मोस्टली ज्यादा कवर किया गया है, किस टॉपिक से क्वेश्चंस को कैसे घुमा के पूछा गया है, कैसे कैसे ऑप्शंस हैं उनको कैसे सोल्व करना है। तो ये जो सभी आइडिया हैं, जो आपका रियल एक्सपीरियंस रहेगा एग्जाम में बैठने से पहले, वो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। तो फ्रेंड्स इसका बहुत बेनिफिट है। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि यार सभी लोग तो बताते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, लेकिन फ्रेंड्स कोई भी अप्लाई नहीं करता। जो बंदा अप्लाई कर गया इस चीज को, वो खेल गया एग्जाम में। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में बैठने से पहले 2016 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सोल्व करिए, एनालाइज करिए, जो भी कमियां निकलती है उनको दूर करिए। टिप नंबर थर्ड है इट्स टाइम टू प्रिपेयर विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फ्रेंड मैंने देखा है अब भी काफी सारे लोग वीडियो लेक्चर्स के पीछे पड़े हुए हैं, डेली 3-3, 4-4 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं एनटीपीसी की। देखिए फ्रेंड्स अब इससे कुछ भी उखड़ने वाला नहीं है। अब ये टाइम आपके पास नहीं बचा है कि आप लंबे लंबे वीडियो लेक्चर्स देखो, या फिर आप थ्योरेटिकल पढ़ने लग जाओ, या फिर आप स्टार्टिंग से सिलेबस लेकर बैठ जाओ। 1.5-2 साल आपके पास था प्रिपरेशन करने का, आपने गवा दिया है। अब टाइम है सीधा एक्शन का, लॉजिक लगाने का, स्ट्रेटजी लगाने का, शॉर्टकट तरीके का। तो फ्रेंड्स अब आपके पास जितना भी टाइम है उसको वेस्ट मत करिए। अब जितना भी हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए, टॉपिक वाइज पढ़िए, बढ़िया है। शुरू से सिलेबस लेकर बैठ जाइए, बहुत बढ़िया है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे थ्योरेटिकल या फिर वीडियो लेक्चर के ऊपर आप टाइम वेस्ट मत करिए। जितना हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाइए, जनरल अवेयरनेस उठाया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए। मैथमेटिक्स उठाया, प्रॉपर एक परसेंटेज टॉपिक उठाया, जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिए। ऐसा नहीं कि परसेंटेज से 10 क्वेश्चन सोल्व करिए और हो गया, नहीं फ्रेंड्स, 100-200 जितने क्वेश्चन हो सके। तो कहने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर काम करिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं। तो जितना बेटर आप उनके अंदर हो जाओगे तो उतना ही बढ़िया आपके एग्जाम के लिए रहने वाला है। फाइनली बात करते हैं टिप नंबर 4 के बारे में। फ्रेंड्स यहां पर मुझसे हमेशा से काफी सारे लोग कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि भैया मैं 1.5-2 साल से इस बुक से प्रिपरेशन कर रहा हूं, क्या मैं एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा? मैं इस यूट्यूब चैनल से प्रिपरेशन कर रहा हूं, क्या मैं एग्जाम को क्रैक करने लायक हूं? मैं जीएस यहां से पढ़ रहा हूं, मैं मैथमेटिक्स यहां से पढ़ रहा हूं, मैंने ये बुक कवर कर ली है, 1.5 साल से मैंने इस बुक को अच्छे से कवर कर लिया हर एक क्वेश्चन, तो क्या मैं एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा? क्या मैं 80+ मार्क्स भी लेकर आऊंगा? तो चलिए इसी का आज आपका जवाब दे देता हूं। देखिए फ्रेंड्स सब्जेक्ट वाइज लेके चलते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स को ले लेते हैं, टोटल 30 क्वेश्चंस आएंगे। देखिए फ्रेंड्स अगर आपने इन 1.5-2 सालों में एक मैथमेटिक्स की बुक आती है डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल, एस चंद, काफी सारे लोग इसे बेसिक बुक मानते हैं। अगर आपने ये बुक अच्छे से कवर कर लिया टॉपिक वाइज कि हाँ मेरी ये बुक कवर हो गया है, इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी टॉपिक से मैं कर लूंगा सोल्व। या फिर एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन की जो कि एसएससी की आती है, या फिर एक राकेश यादव की बुक आती है एसएससी वालों की। अगर आपने इन तीनों में से कोई भी एक बुक अच्छे से कवर की हुई है, ठीक है, इन 1.5-2 सालों में या फिर उससे पहले, तो आप मैथमेटिक्स में खेल जाओगे हाईएस्ट स्कोर के साथ, ये मेरी गारंटी है। बात कर लेते हैं सेकंड सब्जेक्ट की जो कि हमारा जनरल अवेयरनेस है। टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले करंट अफेयर को लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगर आप लगभग 1 साल से
छोड़िए 1.5-2 साल हो गए, 1 साल से लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स को रेगुलर बेसिस पर, ध्यान से सुनिए, रेगुलर बेसिस पर, या तो आप मंथली फोकस करते हुए आ रहे हैं या फिर आप वीकली फॉलो करते हुए आ रहे हैं करंट अफेयर्स को, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब आपने सोचा है कि हाँ मैं लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर के ऊपर अब फोकस करूंगा, अब काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स, अब कुछ फायदा नहीं। चाहे आपको कोई कितना भी कह ले कि लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर स्पेशल फॉर आरआरबी एनटीपीसी, घंटा उखड़ने वाला नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप लास्ट 12 मंथ के रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हुए आ रहे हो, मंथली या फिर वीकली, तो आपकी बात बन जाएगी जीएस में। और एक बुक आती है ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली बुक, अगर आपने वो कवर की हुई है, या फिर आपने किरण पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव बुक कवर की हुई है, या फिर आपने राकेश यादव जो जीएस की ऑब्जेक्टिव बुक आती है एसएससी की, वो कवर की हुई है, जीएस में आप खेल गए, समझ लीजिए कि आप काफी अच्छे स्कोर के साथ एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। रीजनिंग का आपके ऊपर डिपेंड करता है। एवरेज रीजनिंग में 30 में से सभी लोग 25 के आसपास रहते हैं, लेकिन बात तब बनेगी कि अगर आप 30 में से रीजनिंग में 28, 29 या फिर 30 लेकर आओ, तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस क्या थी। अब आपको मेरे हिसाब से रीजनिंग के अंदर ये करना चाहिए, अपनी कमियों को देखिए। जो टॉपिक टफ है, ऐसा नहीं कि शुरू से लेकर दोबारा से आप रिवीजन करने लग जाओ, नहीं। रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक टफ है आज तक, जैसे कि काफी सारे लोग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के अंदर थोड़ा टफ होता है, कथन निष्कर्ष, और भी कुछ टॉपिक होती है इनपुट आउटपुट, इनके ऊपर काम करिए। जो टॉपिक टफ है तो आप रीजनिंग में खेल जाओगे। तो फ्रेंड्स ये था एक बंदे का लेवल मेरे अकॉर्डिंग जो होना चाहिए इस एग्जाम को काफी अच्छे स्कोर के साथ क्रैक करने के लिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इन 1.5-2 सालों में कैसे प्रिपरेशन की है। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में 3-4 टिप्स बताई हैं, जिसमें से मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली 3-3, 4-4 मॉक टेस्ट के ऊपर काम करिए, स्लॉट डिवाइड कर लीजिए 1.5, 2-2 घंटे के, और उनमें 100 क्वेश्चन सोल्व करिए, फिर उनको चेक करिए, जो कमियां हैं उनको सुधारिए, और प्रीवियस ईयर 2016 के सभी क्वेश्चन पेपर को सोल्व करिए, अच्छे से एनालाइज करिए, बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। अगर इतना काम आपने कर लिया ना फ्रेंड्स, अब इस लास्ट टाइम में भी, तो आप खेल जाओगे। और अगर आप लगे रहे वहीं पर, लाइव लेक्चर देख रहे हो, अब भी 1.5 साल से देखते हुए आ रहे हो और अब भी देखे जा रहे हो, तो फिर फ्रेंड्स आपका कुछ नहीं होने वाला। ये रियलिटी, आपको बुरा लग रहा होगा। और एंड में यही कहना चाहूंगा, एनटीपीसी सीबीटी 1 कुछ नहीं है, एकदम हलवा है, आप आसानी से क्रैक कर जाओगे। बस इन चीजों के ऊपर अपने लास्ट टाइम में इन 1-2-3 चीज जो मैंने आपको बताई, इनके ऊपर पकड़ बना लीजिए, फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। फिर तो आप सेकंड एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, उसकी तैयारी में लग जाइए। तो फ्रेंड्स ये है सब कुछ। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिए, डीएम करके, सोनू अहलावत के नाम पे मैं आपको मिल जाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।